हेलो, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिक लॉ क्लासेस से। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही मेरे प्रिय विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। मैं उनके लिए वीडियो पार्ट 1 इकोनॉमिक्स डिमांड। यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड क्या होती है, इसके की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और इस टॉपिक के अंदर जो की पॉइंट्स है, जो भी कंज्यूमर बजट्स है, बजट सेट है, बजट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस मैप है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि जिस इंसान को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ, कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, हमेशा वो जो कर आईसी कर्व जो बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड बनता है और वो यू शेप में, टिक शेप में बनता है। तो IC1, IC2, IC3। तो इंडिफरेंस कर्व प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को चॉइस है वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। कंज्यूमर ग्राहक सावधान नियम लागू होता है, ग्राहक कौन सा सामान उसे पसंद है, किससे वो सेटिस्फेक्शन में संतुष्टि उसे मिल रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा। तो हर एक कंज्यूमर खुद का बजट बना के चलता है कि मुझे इस महीने इतना पैसा खर्च करना है, इस प्रोडक्ट पे इतना पैसा खर्च करना है, इस पे इतना पैसा खर्च करना है। वो हमेशा अपना बजट लेके चलता है। तो दूसरे जो की पॉइंट्स है, 7 की नंबर की पॉइंट है डिमांड। डिमांड क्या होती है? मांग। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? किसी अकेले इंसान की डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? मैंने मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में किस ब्रांड की, कंपनी का प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो उसका प्राइस हमेशा हाई होता है। और जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, उस प्रोडक्ट की रेट हमेशा कम होती है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड कब शिफ्ट कब होता है, डिमांड कब क्वांटिटी के अनुसार होता है, डिमांड की प्राइस बढ़ती है तब क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया गया है। तो डिमांड जो तो 2 टाइप से, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। एक तो मैंने बाजार का मूल्य, जो डिमांड बाजार की जो मांग होती है, बाजार में कौन सा प्रोडक्ट की जो मांग है, कौन सी कमोडिटी सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो हम जो की पॉइंट जो पढ़ रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ द डिमांड कर्व, जो एक्सटेंस, अगर एक्सटेंशन होती है डिमांड कर्व, या कॉन्ट्रैक्शन होता है, या डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है तब क्या होगा मार्केट में, अगर डिमांड घटती है, मांग अगर घटती है, तब मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, उस कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है। प्रोपोर्शनेट मेथड ये होता है अनुपात होता है, और ज्योमेट्रिक मेथड जो होता है वो ज्योमेट्रिक मतलब कि उस ग्राफ के पाई के द्वारा उस इफेक्ट में उसको देखा जाता है कि ज्योमेट्रिक मेथड के अनुसार जो की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स हमको लर्न करने पड़ेंगे। अगर हमें अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर जो याद करना है, तो उसके अंदर ये पॉइंट अगर हम लोग याद नहीं करेंगे, इनको कंटेस्ट नहीं करेंगे, तो हम डिमांड सप्लाई चैप्टर नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी द सेटिस्फैक्शन विच ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस। जो भी इंसान है, यूटिलिटी का अर्थ है ज़रूरत है, जिस इंसान की ज़रूरत है, उस कंज्यूमर की क्या ज़रूरत है, और वह किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा यूज करता है, कौन से प्रोडक्ट को पसंद करता है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? किसी इंसान को द टोटल सेटिस्फैक्शंस ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम ए गिवन कमोडिटी सर्विस। किस इंसान को सबसे ज़्यादा, टोटल जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा, अगर इंसान 1 केला खाता, वो 1 केले से उसका पेट भर रहा है, और किसी इंसान का 5 केले खाने से पेट बढ़ता है, तो वो 5 केले से सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, तो उस जो इंसान नंबर B है उसका 5 केले खाने से पेट भर रहा है, तो वो कमोडिटी टोटल कंज्यूमर यूटिलिटी, उसकी ज़रूरत कितनी है। सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज को नॉन एज टोटल यूटिलिटी। जो टोटल जो मार्जिनल जो होती है 2, 3, 4, 5, उसकी टोटल करने के बाद जो होती है वो ही टोटल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल जो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल है, वो ही टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन एज ए कंज्यूमर, मैंने सब फल को, सब केले को मिला के उसका पेट भर रहा है, तो वो हुई टोटल यूटिलिटी उस इंसान की। तो सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या समझाएं टोटल डेफिनेशन से? द टोटल सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम ए गिवन कमोडिटी और सर्विसेज। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, टोटल यूटिलिटी जो होती है उसके अंदर ज़रूरत, जो इंसान की ज़रूरत है, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो एप्पल है या ऑरेंज है, वो जिसका इंसान का पेट रोटी खाने से भर रहा है, तब वो पिज्ज़ा खाने से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है।
तो वो सेटिस्फेक्शन उस इंसान को कहाँ मिल रहा है, तब वो उसकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि वो रोटी खाने से उसका सेटिस्फेक्शन वहाँ मिल रहा है उस कंज्यूमर को, तो वह टोटल यूटिलिटी के अंदर काउंट होगी। किसी इंसान का 2 रोटी से पेट भरता है, किसी इंसान का 5 रोटी से पेट भरता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पेट कितनी रोटी से उसका पेट भर रहा है, मतलब कितनी कमोडिटी उसको ज़रूरत है, कितनी कमोडिटी की उसको आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी एन एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। मैंने किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, मैंने कहते हैं ना, रोटी को हम गिन नहीं सकते, काउंट कर सकते हैं, मगर बंडल कमोडिटी वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस गुड इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। जो मार्जिनल जो चीज़ है, किसी इंसान ने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, वो किस जगह पे, किस पॉइंट पे उसको संतुष्टि मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, वो देखा जाता है। तो हमने क्या समझा, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस गुड्स इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। तो आपको समझ में आ गया, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। एन एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एज एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, वो इंसान को एक्स्ट्रा यूनिट मिलेगी तभी उसका पेट भरेगा। तो हम जो ग्राफ देख रहे हैं, हमारे सामने जो ग्राफ दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब TU क्या है, टोटल यूटिलिटी, और MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस ग्राफ के अंदर जो X और Y एक्सिस दी हुई है, यहाँ पे यूनिट ऑफ द कमोडिटी दी हुई है। अगर राइस है या रोटी है या चपाती है या पिज्ज़ा जो भी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा, अगर जब टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड होती है, वो स्लोप डाउन होती है, नीचे गिरती है, उसका गिरावट आती है उसके अंदर, तो हमेशा MU मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती है। जब इंसान सेटिस्फेक्शन हो जाता है, टोटल यूटिलिटी उसकी बढ़ जाए, टोटल यूटिलिटी संपूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाता है कंज्यूमर का, तो टोटल यूटिलिटी हमेशा ग्राफ के अंदर डाउनवर्ड आती है। और MU जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा वो ऊपर की ओर शिफ्ट, ऊपर की तरफ टिक शेप में ऊपर बढ़ती है। और जब वो सेटिस्फेक्शन वो इंसान जब हो जाता है, तो वापस स्लोप डाउन चली जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब नीचे जाएगी, जब इंसान सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट होगा, जब कंज्यूमर, जब ग्राहक संतुष्ट होगा, या जब उसका पेट भरेगा। इन शॉर्ट बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को अपन खाना देते हैं, तो उसको जब वो खाना, वो पेट भर जाता है, तब वो फुल सेटिस्फाई होता है। तो हमें भी उसी प्रकार ग्राहक को संतुष्ट करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट स्टेट्स दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जो मैंने पहले बात बताई वही बात कह रहे हैं कि कंज्यूमर सबसे ज़्यादा मोर यूनिट जो जिस प्रोडक्ट की चीज़, कमोडिटी की जो चीज़ ज़्यादा यूज करता है, जैसे कि वो 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, तो मोर यूनिट्स ऑफ द कंज्यूम करता है। अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, उसने कितनी रोटी कंज्यूम की, 4, तो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब इंसान 4 रोटी खाने उसके पेट भर जाता है, तो सक्सेसिव यूनिट ऑफ द गोज ऑन द डिमिनिशिंग। अब इसके अंदर और हम क्या समझे, कमोडिटी ऑफ द मोर यूनिट्स, माने कंज्यूम ऑफ द मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस इज गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। डिमांड फ्रॉम, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, उसकी क्वांटिटी कम है और उसे खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमेशा उसका प्राइस बढ़ता है, वो करता नहीं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हमेशा प्रोडक्ट की बढ़ती है, और अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड में गिरावट आएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने के समय ग्राहक उसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदना पसंद करेगा। अगर कभी चाय महंगी हो जाए तो इंसान क्या करेगा, वो कॉफ़ी पीना चालू कर देगा। अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो वो चाय पीनी चालू कर देगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, अगर एक गुड्स महंगा हो जाता है तो दूसरे गुड को हम लोग यूज़ करने लग जाते हैं, उस कमोडिटी को खरीदने लग जाते हैं। अगर अनार महंगा हो गया तो हम एप्पल खाना पसंद करेंगे, एप्पल सस्ता हो गया। अगर एप्पल महंगा हो गया, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है तो उसका प्राइस हमेशा घटता है। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। अगर वो इंसान इस चीज़ पे कितना पैसा खर्च करना चाहता है, वो उसकी इच्छा कितनी है, उस प्रोडक्ट पे, उस कमोडिटी वो कितना पैसा खर्च करेगा, समय के अनुसार वो सोच के चलेगा। अब हम चलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ। तो
वक्र इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट डू मीन बाय द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। रेफर्स टू इस डेफिनेशन, किसी डेफिनेशन क्या दी हम कैसे याद करेंगे, रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ही स्पेंड इज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी। माने किसी भी इंसान की स्थिति देखी जाती है कि वह उसकी इनकम देखी जाती है कि वो किस कमोडिटी को खरीदना पसंद करता है, और उसकी इनकम डिपेंड करती है सच इज द वे यील्ड्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उससे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है उससे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो डेफिनेशन में क्या समझी, रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ही स्पेंड्स इज गिवन income on purchase of a commodity or commodities in such a way that yields him maximum satisfaction is important line, maximum satisfaction। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जहां इंसान को कोई चीज़ खरीदने के बाद सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तब वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ग्राहक को संतुष्टि तब होगी जब उसे वो प्रोडक्ट की चॉइस अच्छी लगेगी, उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, उसको पसंद आएगी, तब ही वो इंसान उस चीज़ को खरीदने के लिए विलिंग टू बाय, वह उसको खरीदने की इच्छा करेगा, डिजायर करेगा, उसकी मांग करेगा, उसकी डिमांड करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इंसान को होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे क्या समझे, डेफिनेशन को आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एमयू इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। एमयू जो है उसको मनी के अंदर प्राइस है, एमयू ऑफ द प्रोडक्ट स्लैश एमयू ऑफ ए रूपी इज इक्वल टू प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द टर्म ऑफ मनी इज ए प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ए इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज सेट ऑफ द बंडल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स। अगर केले का जो गुच्छा है तो केले के एक पूरे एक दर्जन केले के जो 12 केले आते हैं उस दर्जन में उसे एक बंडल सेट कहते हैं, कॉम्बिनेशन गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन अवेलेबल करा जाए। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन इज रेफर्स टू द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय विथ इज एंटायर इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है, विच ए कंज्यूमर कैन बाय इज द एंटायर ऑफ द इनकम, उसकी जो संपूर्ण जो इनकम है वो प्राइस देख के ही गुड्स, दो गुड का डिफरेंस करके ही वो एक प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा। इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन जो दी हुई है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच गिव्स कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन। किसी भी व्यक्ति को दो कमोडिटी टी और कॉफ़ी ली और उससे दोनों से ही सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो चाय पिए तो भी वो कुछ लोग चाय पीते और कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, मगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के जो पॉइंट है, नंबर 1 इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप टू डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है। नंबर 2 क्या होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू फॉलिंग, वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होता है, ओरिजिन ड्यू टू फॉलिंग वो नीचे गिरावट की तरह गिरता है। तो उसमें क्या होता है, IC1 IC2 IC3 ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग कॉफ़ी पीना चालू कर देते हैं, और अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग चाय पीना चालू कर देते हैं। तो हायर IC ऑलवेज गिव हायर सेटिस्फेक्शन। जब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इंसान को जहाँ होता है, जिस चीज़ से होता है, जिस कमोडिटी से होता है, वहाँ हायर IC ऑलवेज सेटिस्फेक्शन होगा। 2 IC सेंटर जो कर्व होती है वो हमेशा। इंडिफरेंस मैप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस मैप जो होता है, ग्रुप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व दैट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस मैप क्या, हमने क्या पढ़ा, ग्रुप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, जो ग्रुप माने एक IC कर्व नहीं, IC कर्व 3 IC कर्व, IC1 IC2 IC3। तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का लेवल भी डिफरेंट है, अलग अलग है। वो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, 3 प्रकार के व्यक्ति है, उनको सेटिस्फेक्शन अलग अलग, किसी को चाय से संतुष्टि मिलती है, किसी को कॉफ़ी से, तो किसी को दूध से मिलती है। तो सबका सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रहा है, तो वो अलग अलग डिफरेंट लेवल है, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है, MRS क्या होती है, इट इज़ द रेट
at which a consumer is willing to give up one good to get another good. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, जो मैंने बताया वही चीज़ है। किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया कि अगर अनार का रेट बढ़ गया और एप्पल का रेट कम है तो वो एप्पल खरीदना पसंद करेगा, उसे कहते हैं MRS। एट ए पॉइंट वेयर बजट लाइन इज द टेंजेंट, अगर बजट लाइन टेंजेंट है, स्ट्रेट है, इंडिफरेंस कर्व MRS इज इक्वल टू PX अपॉन Y अपॉन PY, दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। मैंने दो प्रोडक्ट की प्राइस देखी जाएगी कि अगर अनार का जो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट अनार और एप्पल है, तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, तो इंसान क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का कम खरीदेगा। अगर प्राइस कम होगा तो उस प्रोडक्ट को वो ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा। तो जो कर्व दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस कर्व का जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया है वो ऑरेंज और एप्पल का है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई एक्सिस दी हुई है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जो प्राइस है, जो X1 जो प्राइस दी हुई है, जो IC कर्व है, वो हमेशा स्लोप डाउन हो रहा है। किस इंसान को जो डी पे जो पॉइंट जो आपको सिग्निफिकेंस कर रहा है, वहाँ पर IC2 जो है, वहाँ पे इंसान को मोर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इज द IC2 इंडिफरेंस कर्व विल बी, कंज्यूमर विल बी मोर सेटिस्फाइड इन दिस कर्व। तो इसका अर्थ क्या है, इस कर्व के अंदर जो इंसान दिख रहा है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो IC कर्व 2 में सबसे ज़्यादा वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे हायर सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, तब वो उस समय वो चीज़ खरीदना पसंद करेगा। अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ रहा है तो इंसान एप्पल खरीदेगा, अगर एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है तो इंसान ऑरेंज खरीदना पसंद करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे मोर सेटिस्फेक्शन इंसान को मिलना चाहिए। तो सिंपल वर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा संतुष्टि इंसान को जहाँ होती है, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को देखा जाएगा, जहाँ मोर सेटिस्फेक्शन है। तो अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है, अगर पहले 10 रुपये किलो ऑरेंज मिल रहे थे, अभी 50 रुपये मिल रहे, तो क्या हुआ, डिमांड में कमी आई। पहले लोग 2 किलो खरीद रहे थे, अब लोग 2 किलो से आधा किलो पे खरीदने पे मजबूर हो गए, या फिर उन्होंने कमोडिटी चेंज कर दी, वो ऑरेंज की जगह एप्पल खरीद रहे, उन्होंने सब्सटीट्यूट्स कर लिया। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, रेट के बढ़ने, प्राइस के बढ़ने की वजह से उन्होंने वह कमोडिटी खरीदना बंद कर दिया और वह दूसरी कमोडिटी पे खरीदने के लिए उस पे चले गए, उस कमोडिटी को खरीदना पसंद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट टॉपिक इज डिमांड। डिमांड मतलब मांग क्या होती है, डिमांड, इसका डेफिनेशन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर is able and willing to purchase in a given period and at a given price। डिमांड का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कमोडिटी को ग्राहक क्वांटिटी के अनुसार खरीदता है, परचेज करता है, मगर उसके प्राइस के अनुसार उसका प्राइस देखता है, समय देखता है कि वो इस समय में इतना प्राइस था और इस समय में इतना पैसे, प्राइस के अनुसार। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस which shown the relationship between price of the commodity and quantity purchase। डिमांड शेड्यूल वो चीज़ है, टेबुलर रिप्रेजेंट करता है कि दो कमोडिटी है, किसी का प्राइस बढ़ रहा है तब इंसान कौन सी कमोडिटी ज़्यादा खरीद रहा है, किसका प्राइस घट रहा है तो इंसान कौन सा कमोडिटी खरीदना पसंद कर रहा है, विलिंग टू परचेज करना चाहता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व का डेफिनेशन है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल वह होता है डिमांड कर्व के अंदर किस कमोडिटी को लोग ज़्यादा मार्केट में पसंद कर रहे हैं और किस कमोडिटी किस गुड्स को खरीदना ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं लोग। तो डिमांड कर्व इज डिपेंड ऑन कंज्यूमर कि किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो डिमांड कर्व के बारे में आप सब समझ गए, और डिमांड की डेफिनेशन वो आपको लर्न करना बहुत ही अनिवार्य है। तो प्लीज़ मेरे विद्यार्थियों, डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। quantity of the commodity that a consumer is able and willing to purchase in a given period at a given price। जो इंसान को जो कमोडिटी दी हुई है, जिस ग्राहक ने कमोडिटी खरीदना पसंद की है, वो टेबुलर शेप में दी, माने उसका जो प्राइस है वो प्राइस के अनुसार खरीदने की चॉइस करेगा। कि अगर ठीक है, वही एग्जांपल है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टी एंड कॉफ़ी वाला है, पेन और इंक है, अगर पेन इंक नहीं होगी तो पेन नहीं चलेगी, तो वो खरीदना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ को खरीदना पड़ता है। गाड़ी है तो वो उसी तरह की चीज़ें है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज़ ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन
विच द सोन रिलेशनशिप जो डिपेंड करता है। अब जो पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, माने किसी प्रत्येक व्यक्ति की डिमांड क्या है, उस कंज्यूमर को कौन सी चीज़ इफेक्ट पड़ता है, उससे कौन सी वस्तु पसंद है, तब वो इंडिविजुअल डिमांड उस कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, वह उस ब्रांड का कमोडिटी खरीदना है, वो उस ब्रांड का गुड्स या सामान खरीदने का पसंद करेगा। अगर उसे होंडा कार अच्छी लगती है तो वो मारुति कार खरीदना पसंद नहीं करेगा। वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है, उसकी खुद की डिमांड है, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मारुति खरीदना पसंद नहीं करेगा। अब वो फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिटरमिनेट्स ऑफ डिमांड। अब इसके इफेक्ट क्या पढ़ेंगे जो इंडिविजुअल डिमांड पे। नंबर 1 है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, जो प्राइस है वह डिपेंड करेगी। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन है F = PXY, PR/T। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं इंक्रीजिंग इन ए प्राइस ऑफ वन गुड। अगर किसी भी गुड का प्राइस बढ़ जाता है, किसी भी सामान का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम दूसरा गुड खरीदना पसंद करते हैं। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज इन डिमांड, उसका प्राइस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द वन गुड, तो हम दूसरे उसका प्राइस कम हो गया, दूसरे गुड का प्राइस कम हो गया है, तो टी एंड कॉफी इसका बेस्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या हुआ? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन गुड कॉज डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर गुड। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, अगर कार महंगी है, तो हम पेट्रोल का भाव बढ़ जाए तो भी हम कार खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ हुई इंक्रीजिंग डिमांड, जो इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ द वन गुड्स। अगर कार कितनी भी महंगी हो जाएगी या पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा तो लोग कार चलाना बंद नहीं करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्योंकि अगर कार नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा तो कार कैसे चलाएंगे, और पेट्रोल नहीं होगा, कार ही नहीं होगी तो पेट्रोल किसमें भरवाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड से। तो इंक्रीज भले इसका प्राइस कितना ही बढ़ेगा मगर इंसान इसे चलाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बिना दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकता। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स विच आर हैव पॉजिटिव relation with income. It means when income rises, demand for normal good also rises. अगर किसी सामान्य प्रोडक्ट की रिलेशन इनकम के अनुसार उस प्रोडक्ट की रेट बढ़ती, डिमांड ज़्यादा है, तो हमेशा उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि गोल्ड का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, मगर मोस्ट ऑफ देखा जाए तो गोल्ड, सोने का जो भाव है वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो उसका जो सेंसेक्स है वो हमेशा, जो भी रेट है वो हमेशा सेंसेक्स पॉजिटिव रहते हैं। तो गुड्स आर हैविंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम, जिसके रिलेशन आय के साथ में पॉजिटिव है। इट मीन्स व्हेन द इनकम राइजेस, डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स आल्सो द पॉजिटिव। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जो घटिया क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके डिपेंड करता है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर हैव गिविंग नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम, जैसे कि अल्कोहल, शराब है, ड्रग्स है, तो ये इंफीरियर गुड्स है, मगर लोग इनको तो भी खरीदेंगे, इनसे नेगेटिव रिलेशन है। मगर गुड्स विच आर हैविंग नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, इट मीन लेस डिमांड एट हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। उसकी डिमांड तो कम है मगर उससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है, बहुत ज़्यादा आय होती है, वो उसका वाइस वर्सा है, माने उल्टा है। इज द रिलेशनशिप गुड विच आर द हैविंग नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम इज व्हेन कॉल्ड डिमांड एट हायर इनकम एट वाइस वर्सा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? डिमांड का, मांग का नियम क्या है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, डिमांड ऑफ गुड्स फॉल विल राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी प्राइस का अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है तो प्राइस हमेशा बढ़ती है, न ज़्यादा न कम है। डिमांड ऑफ द गुड्स, अगर माल ज़्यादा आ रहा है तो प्राइस हमेशा कम होती है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अगर 1 रुपया है तो डिमांड कितनी होगी? 100। अगर 2 रुपये होगी तो डिमांड क्या होगी? 80। तो डिमांड कम होती जाएगी। 3 रुपये तो डिमांड कितनी हुई? 60। अब 4 रुपये डिमांड क्या हुई? 40। तो प्राइस के अनुसार डिमांड की यूनिट्स घट रही, वो इंसान पैसों के अनुसार डिमांड कर रहा है। अगर 1 रुपये की चीज़ तो इंसान 100 एप्पल ले रहा था, अगर 2 रुपये की 1 एप्पल है तो इंसान ने 80 एप्पल खरीदना चालू कर दिया। जब रेट 3 रुपये हुई तो इंसान ने 60 रुपये की 60 एप्पल खरीदना चालू कर दी। तो उसी प्रकार एप्पल का डिमांड कम होता रहा प्राइस के अनुसार। चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज कब आता है? देयर आर 2 टाइप, ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक तो क्वांटिटी के रूप में जो मैंने बताया अभी कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, एंड मूवमेंट अलोंग द
सेम डिमांड कर्व, ये भी सेम डिमांड कर्व के अंदर वो भी फर्क पड़ेगा। नंबर 2, चेंज इन डिमांड। डिमांड कब चेंज होती है? शिफ्ट इन डिमांड। अगर डिमांड जब चेंज होती है जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तब डिमांड में कमी होती है। तो चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी अलोंग अदर फैक्टर रिमेन्स। अगर डिमांड के अंदर परिवर्तन आता है तो उसकी प्राइस की वजह से आता है, अदर फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से उसको चलाने का जो भी खर्चा हो रहा है, तब वो उस प्राइस में बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ 2 टाइप, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड, मोर डिमांड और लोअर प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लेस डिमांड एट द हायर प्राइस। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है? डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस थोड़ा कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा? अगर डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के अंदर ये इफेक्ट पड़ता है और एक्सपेंशन डिमांड के अंदर ये इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सपेंशन डिमांड में क्या होगा? मोर डिमांड एट ए लोअर प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में क्या होगा? लेस डिमांड एट ए हायर प्राइस। तो आपको क्या याद करना है? जो पॉइंट है अलोंग द फैक्टर जो है प्राइस के कांस्टेंट रहते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इन ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर क्वांटिटी में डिमांड चेंज होती है, अगर प्राइस के अनुसार क्वांटिटी कम होती है तो मोर डिमांड एट ए लोअर प्राइस। डिमांड जब बढ़ेगी जब प्राइस कम होती है क्वांटिटी के अंदर, और डिमांड कब घटेगी? जब प्राइस ज़्यादा है मगर डिमांड कम होती है, तब वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का कम होना, गिरावट होना। अब बढ़ती कब होती है? जब प्राइस कम होती है तब डिमांड ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार एक बेस्ट एग्जांपल है, जब प्याज के भाव बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, तब लोग प्याज कम खरीदते थे, मगर प्याज के भाव कम हो गए तो लोग ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, उस समय कम खरीदते थे। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आप जो ग्राफ देख रहे, डायग्राम देख रहे हैं आपके सामने, ग्राफ के अंदर ड्यू टू द प्राइस चेंज मूवमेंट विल टेक प्लेस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है? बढ़ावा, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? गिरावट। तो ग्राफ देख रहे, अगर प्राइस P1 बढ़ रहा था तो क्या हुआ? लोग क्वांटिटी खरीद रहे थे। अगर प्राइस कम हो रहा है तो लोग सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो लोग खरीद रहे हैं। प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो वो एक्सटेंशन हुआ। अब चेंज इन डिमांड ड्यू टू द अदर देन प्राइस चेंज शिफ्टिंग विल टेक प्लेस इंक्रीज इन डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो इंसान दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा, वह कमोडिटी खरीदना बंद कर देगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज माने अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, अगर उसका प्राइस घट रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो चेंज इन डिमांड के जो टॉपिक जो दिए हुए हैं, तो हमको जो ग्राफ जो दिया हुआ है इस टेबल को अच्छे से समझना है। प्राइस के अंदर अगर चेंज आता है, प्राइस बढ़ती है घटती है, तो डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी के साथ में। अगर मांग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मांग जो होती है, डिमांड जो होती है वो हमेशा शिफ्ट होती है, इंक्रीज घटती और बढ़ती रहती है। प्राइस के अनुसार क्या होता है और क्वांटिटी के अनुसार क्या होता है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो इंसान क्वांटिटी कम खरीदेगा, अगर प्राइस कम है तो वो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा किसी भी कमोडिटी की। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इस ग्राफ को, डायग्राम को बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में आपको उसको एग्जाम में इसको लिखना है तो बहुत ही इन शॉर्ट इस तरीके से आप उसको समझ में अच्छे से लिख सकते हैं, और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से आपके फायदेमंद है। तो अब हमसे चलते हैं चेंज इन डिमांड नंबर 2। इसमें क्या है? डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर ऑफ 2 टाइप। अगर मांग में कमी कब होगी वह उसके 2 प्रकार है, इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। तो मोर डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। जब डिमांड की वृद्धि तब होती है जब प्राइस में कमी हो, तब कांस्टेंट रहे। डिक्रीजिंग इन डिमांड कब होती है? लेस डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। तो क्या इफेक्ट पड़ा? इंक्रीजिंग इन डिमांड क्या हुआ? मोर डिमांड, मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस कम होना चाहिए, प्राइस जो रिमेनिंग जो प्राइस चली आ रही है वो प्राइस रहनी चाहिए। डिमांड लेस कब होती है? जब प्राइस बढ़ जाता है और वो प्राइस वही रहता है, वो घटता नहीं है। अगर एप्पल 100 रुपये किलो मिल रही है तो 100 रुपये मिल रही है, वो 80 नहीं हो रही है। जब वो 80 होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और वो 100 रहेगी तो डिमांड लेस रहेगी, डिक्रीज रहेगी, डिमांड में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी। उसी प्रकार से जो मैंने पॉइंट इन पॉइंट को आपको लर्न करना पड़ेगा। चेंज इन डिमांड के अंदर 2 पॉइंट है,
इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। तो फैक्टर जो डिपेंड करते हैं कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का जो एग्जांपल मैंने दिया था उसी प्रकार है। इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, रिमेनिंग कांस्टेंट जो प्राइस इफेक्ट पड़ रहा है, चेंजिंग जो फैक्टर पड़ रहा है, डिक्रीजिंग इन डिमांड के जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो डिक्रीजिंग डिमांड है ड्यू टू चेंजेस जो भी इफेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है तो इसके कॉज क्या होते हैं, कब बढ़ेगी, जब इंसान की इनकम बढ़ेगी, सबसे नंबर 1 पॉइंट, सबसे मोस्ट। अगर पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, इंसान के पास पैसा होगा, आय में वृद्धि होगी, तब वो इंसान उसकी डिमांड बढ़ सकती है, उसकी पॉकेट साइज एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मैं ये सामान खरीद सकता हूँ, विलिंग टू बाय। नंबर 2, इंक्रीजिंग एंड फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर 2 ब्रांड है, बीकाजी नमकीन भी है, हल्दीराम भी, तो इंसान को उसका टेस्ट पसंद आना चाहिए, उसके फेवरेबल है, तब वो उसकी डिमांड बढ़ती है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है तब वह टी की जगह, जो बेस्ट एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी, अगर चाय महंगी होगी तो इंसान कॉफ़ी पिएगा, अगर कॉफ़ी महंगी होगी तो इंसान चाय पिएगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा, अगर किसी चीज़ के प्राइस, कार एंड पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेट्रोल का भाव कम होता है तो कभी होता नहीं है, कुछ पैसे कम होता है तो प्राइस कम होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर अगर पेट्रोल बढ़ भी जाएगा तो इंसान गाड़ी चलाना बंद नहीं करेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो अनिवार्य खरीदना जरूरी है। तो इसका नोट क्या है, इंक्रीजिंग इन इनकम कॉजेस इंक्रीजिंग इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। आय में वृद्धि होने के कारण से डिमांड, नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि सब्जी, वो डेली नीड्स है, इंसान को हरी सब्जी रोज उसकी आवश्यकता पड़ती है, तब वह इंसान की इनकम हो या ना, वो इंसान खाना खाना बंद नहीं कर सकता, वो उसका डेली नीड्स है, उसकी ज़रूरत है। तो हमने क्या समझा, कॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड जो पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट थे। आय में वृद्धि होनी चाहिए, उसके लिए टेस्ट फेवरेबल होना चाहिए, उसका प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है तब वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑप्शन करेगा, टी और कॉफ़ी यूज कर सकता है। नंबर 4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि पेन और इंक है, तो अगर इंक नहीं होगी तो पेन नहीं चलेगी, और पेन नहीं होगी तो इंक किस में डालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो बेस्ट एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल है और पेन एंड इंक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नोट है, इनकम अगर ज़्यादा इंक्रीज वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि होगी, तो हम लोग, अगर उस आय वृद्धि होगी तब भी डिमांड बढ़ेगी, जब आय वृद्धि नहीं होगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब डिमांड घटने के कॉजेज क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो इसके जो कारण है डिमांड घटने के, मांग घटने के जो कारण, मुख्य कारण है, नंबर 1 पे है डिक्रीजिंग इन इनकम, वो अपोजिट वो का वो। अगर आय में कमी होगी तो डिमांड, मांग कमी होगी। टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो इंसान वह प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, उसके अलावा दूसरा अच्छा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा। अगर प्राइस डिक्रीजिंग, अगर प्राइस कम हो रही है तब वह वही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा जो डिक्रीजिंग, अगर प्राइस कमी हो रही है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदेगा। राइजिंग प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर किसी कार मार्केट में किसी प्रोडक्ट की गिरावट आ रही है तो इंसान कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदेगा। डिक्रीजिंग इन इनकम कॉजेज डिक्रीजिंग डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, अगर आय में कमी होगी तो इंसान कम रेट वाला सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि महंगे ज़्यादा प्राइस वाली कमोडिटी, ज़्यादा प्राइस वाला सामान खरीदना पसंद वो कभी नहीं करेगा। तो इंसान की डिपेंडिंग इज द मोस्ट क्या है, जो इनकम है, उसका जो आय का स्रोत है, उस पर डिमांड डिपेंड करती है, और प्राइस पे भी। अगर इंसान की डिमांड, अगर इनकम ही कम है तो वो प्रोडक्ट भी सस्ता वाला खरीदेगा, वो चीज़ें भी सस्ती वाली यूज करेगा। और डिक्रीजिंग इन, मेन इंपॉर्टेंट नोट क्या है, डिक्रीज इन इनकम कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। तो हमने जो 4 पॉइंट जो पढ़े, 4 पॉइंट को लर्न करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, नंबर 1 डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम में गिरावट हो, आय में कमी हो, अगर उस टेस्ट जो अनफेवरेबल जो टेस्ट है वो डिक्रीज हो जाए, टेस्ट कंपनी का जो माल पसंद ना करे और दूसरी कंपनी कम पैसे में वो माल दे रही है, तो वो इंसान खुद के आय के अनुसार वो सामान खरीदना पसंद करेगा, उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसके अलावा टी या कॉफ़ी के अलावा कॉफ़ी यूज करेगा, टी यूज करेगा, टी सस्ती हो गई है उसको पसंद करेगा।
तो आपको इसके बारे में बता दिया है। राइज इन प्राइस, जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो भी है, डिक्रीजिंग इन इनकम कॉजेज डिक्रीजिंग डिमांड, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और इसके लिए ये क्लास 11, क्लास 12 और कॉलेज में भी आपका बीकॉम के काम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एक्सप्रेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।